जी, हेलो दोस्तों, मैं हूँ कमर सीमा और दोस्तों मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर अवैस सलीम साहब, ये यहाँ अमेरिका में पढ़ाते हैं यूनिवर्सिटी में और मीडिया से बड़ा पुराना ताल्लुक है। डॉक्टर साहब आपके वक़्त का बहुत शुक्रिया। शुक्रिया चीमा साहब आपका। डॉक्टर साहब पाकिस्तान में तो इस वक़्त जो है ना वो कहते हैं सिविलियन कू हो चुका है और कभी सुना नहीं था कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है और वो डेमोक्रेट जो पूरी हमारे सियासतदान जो हमें सारा टाइम सबक सिखाते रहते हैं कि देखिए जमहूरियत ये है, डेमोक्रेसी ये है, फलाँ है। इमरान खान साहब ने ही अपनी पार्लियामेंट के ऊपर शब-खून मार दिया। तो और ऊपर से अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया कि जनाब वो यहाँ पे रेजीम चेंज कर रहे हैं कि रेजीम चेंज ऑपरेशन हो रहा है। और ये जो 195 लोग हैं ये गद्दार बैठे हुए हैं। डॉक्टर साहब आप इधर अमेरिका में बच्चों को पढ़ाते हैं और अमेरिकन सोसाइटी में बड़ा आपका ज़ाहिर बात है मिलना-गिलना है। आप क्या समझते हैं इस तरह के जो एक्ट हुआ है, उससे पाकिस्तान की साख को क्या नुकसान हुआ है? और पाकिस्तान जहाँ पे हम समझते थे कि जमहूरियत अभी आ रही है, तो उसको किस तरह जो है आपके स्टूडेंट्स अगर कोई बात हुई हो, हम हमसे कोई एक्सपीरियंस शेयर करें कि जनरली पाकिस्तान जो है उसकी आउटलुक या पाकिस्तान के बारे में कैसा तासुर जो है वो जो है वो एस्टैब्लिश हुआ है इस एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल कंडक्ट से? शुक्रिया चीमा साहब। देखें, मुझे अब इस मुल्क में तकरीबन 11-12 साल हो गए हैं और मेरा पहला जो इत्तेफ़ाक था यहाँ आने का, वो उस वक़्त था जब मेरे आने के कोई 15 दिन के बाद बिन लादेन वाला वाक़या हो गया था एबटाबाद में और पूरा फ़ोकस पाकिस्तान पे था। उसके बाद फिर हमने देखा कि सलाला का वाक़या भी हुआ, पाकिस्तान-अमरीका ताल्लुकात में बहुत उतार-चढ़ाव भी आया। लेकिन उस तमाम दौर में जब मैं एक्टिव था, फ़ील्ड में था, मैं रिपोर्ट कर रहा था वाशिंगटन से, जब तमाम लोग पाकिस्तान के बारे में बात करते थे, तो उनकी समझ में एक चीज़ नहीं आती थी कि कोई मुल्क इतना डिसफंक्शनल कैसे हो सकता है कि वहाँ इस तरह की चीज़ें हो जाएँ और किसी को पता भी ना चले और किसी को फ़र्क भी ना पड़े। और जब कुछ हो जाए तो फिर उसका कोई प्रॉपर नोटिस भी ना लिया जाए, कोई एक्शन भी ना लिया जाए। और आप जितनी मर्ज़ी उनसे बहस कर लें, कई दफ़ा हम खुद ये सोचते थे कि यार अब इनको कैसे समझाएँ कि मामलात वहाँ किस तरह से चलते हैं और किस तरह से इदारे जो हैं वो शख्सियात के सबसर्विएंट हो जाते हैं, शख्सियात उन पर हावी हो जाती हैं। अब ये इस वक़्त जो आप देख रहे हैं, ये भी उसी चीज़ का एक मज़हर है। हमने देखा कि किस तरह से ये सारा जो पिछले 4, 5, 6 साल में मामलात चलते रहे हैं हमारे यहाँ, आपने पनामा से शुरू कर लें, आपने देखा कि किस तरह से हमारी अदलिया को, हमारी इंतज़ामिया को और उस वक़्त की सिविल हुकूमत को जो है वो उसकी आर्म ट्विस्टिंग की गई, उसको उससे अपनी मर्ज़ी के फ़ैसले लिए गए और फिर एक वज़ीर-ए-आज़म को घर भेजा गया सिर्फ़ इसलिए कि एक स्केची सा जो था वो मामला था, उस पे अपनी मर्ज़ी का डिसीज़न ले लिया गया क्योंकि उस वक़्त वो करना जो था वो ज़रूरी था, उनके इंटरेस्ट में था। अब हम एक और डिबेट में चले जाएँगे, ये मैं समझता हूँ कि ठीक है, कुछ ना कुछ कहीं न कहीं चीज़ें ऐसी होंगी, बट उसको साबित उस तरह से नहीं किया जा सकता था। अदालत में व्हाइट कॉलर क्राइम हमेशा से पूरी दुनिया में इसी तरह से होता है, लेकिन क्योंकि उस वक़्त वहाँ एक ख़ास तरह का फ़ैसला कराना मकसूद था, सो वो करा लिया गया। वहाँ हमने अपना मज़ाक बनवाया। फिर साढ़े 3 साल हम ये देखते रहे हैं कि जी हाइब्रिड हुकूमत है। पूरी दुनिया में जो है वो कोई इस तरह का आपको और मॉडल नहीं मिलेगा, लेकिन हमने अपना मज़ाक बनवाया हर जगह ये कह के कि जी हमें तो जो है ये बड़ा सूट करता है। और उसी हुकूमत में जब हम जिस कॉन्ट्रडिक्शन की आप अब बात कर रहे हैं, ये कॉन्ट्रडिक्शन हॉलमार्क रही है इन पूरे साढ़े 3-4 सालों का इमरान खान की हुकूमत में। जब ये पहली दफ़ा ट्रंप को मिल के आए तो इन्होंने इतने बुलंद-बांग दावे किए कि जी मैंने तो वर्ल्ड कप जीत लिया है इमरान खान से अपना ट्रंप से मुलाकात के बाद। उसके बाद जैसे ही ट्रंप रुखसत हुआ तो ऐसा लगा कि वो अपना वर्ल्ड कप जेब में डाल के चला गया है। यही इमरान खान साहब जब टीएलपी वाले सड़कों पर एहतजाज कर रहे थे और कह रहे थे कि आप फ्रांस के सफ़ीर को वापस भेजें, तो उनको समझाने की कोशिश कर रहे थे कि नहीं, ये बड़ा बुरी बात है, आपको इस तरह नहीं करना चाहिए क्योंकि इस तरह हमारे फ्रांस से और यूरोपीय यूनियन से ताल्लुकात ख़राब हो जाएँगे क्योंकि हम अपने उनके साथ जो हमारे तिजारती मामलात हैं, हम उसको अफ़ोर्ड नहीं कर सकते। अब वही इमरान खान साहब जो हैं, वो लोगों को ये समझा रहे हैं, जलसों में लहरा-लहरा के ख़त
जो किसी ने नहीं देखा, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि क्योंकि मैं कह रहा हूँ कि ये आलमी साजिश हुई है और ये खत आ गया, और वो खत भी ऐसा है कि जिसका कोई सिर पैर समझ में नहीं आता। कभी वो कहते हैं कि खत है, कभी कहते हैं मरासला है, कभी कहते हैं कि हमें अमरीकी ओहदेदार ने लिखा है, कभी कहते हैं कि ये जो है हमारे अपने ओहदेदार ने लिखा है, कभी कहते हैं खत है, कभी कहते हैं कि नहीं नहीं ये तो नोट्स लिए गए थे वहां पे। अपने आप को बार बार कॉन्ट्रडिक्ट करते जा रहे हैं। अब इसीलिए जब सवाल होता है अमरीकी ओहदेदारों के सामने, स्टेट डिपार्टमेंट की ब्रीफिंग में हुआ, इवन डोनाल्ड लू से सवाल हो गया इंडिया के अंदर, तो वो क्या कहें इस पर के, कभी कभी तो मैं सोचता हूँ कि वो हंसते होंगे इस पर कि यार ये किस किस्म के लोगों से हमारा वास्ता पड़ गया। बल्कि अमरीकी तो शायद ये सोचते होंगे कि हमारा ख्याल था कि हमारी ट्रंप से जान छूटी है, तो हम एक और गैर मुल्की ट्रंप के पास जाके फंस गए हैं। आपको याद होगा लिंडसे ग्राम जो एक बड़े सेनेटर हैं, रिपब्लिकन पार्टी के बड़े सीनियर, वो समझे जाते हैं एक लीडर, वो पाकिस्तान के दौरे पर आए थे, तो उन्होंने कहा था कि ट्रंप में और इमरान खान में बड़ी जो है वो चीजें मिलती हैं आपस में, और अब इमरान खान साहब उसका इजहार कर रहे हैं इस तरह से कि वो अपने इक़्तिदार को बचाने के लिए वो आपकी कौमी सलामती को भी दाँव पर लगाने के लिए तैयार हैं, आपके ख़ारजा ताल्लुकात को भी दाँव पर लगाने को तैयार हैं, आपकी इवन मईशत को भी दाँव पर लगाने के लिए तैयार हैं, लेकिन वो इस बात के लिए तैयार नहीं है कि मैं कुर्सी छोड़ूँ या मैं कोई रैशनल बात किसी से करूँ या सबूत पेश करूँ। वो जो एक कैफ़ियत हर हुक्मरान के अंदर पैदा हो जाती है कि उसको लगता है कि बस मैं हूँ और इक़्तिदार हो और इसके आगे-पीछे कुछ ना हो, वही इस वक़्त उनके अंदर आ गई है। और ज़ाहिर है कि जैसे मज़ाक हमारा इससे पहले बनता रहा है, इमरान खान साहब ने वो आइसिंग ऑन द केक कर दी है, इन्होंने उसको थोड़ा-सा और एलिवेट कर दिया है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा ये बताएँ कि जो इस वक़्त की सिचुएशन है उसमें हुकूमत जो है वो बज़िद है और इमरान खान साहब जो हैं उन्होंने एंटी अमेरिकन कार्ड खेल दिया है और वो समझते हैं कि शायद यही वो कार्ड है जो मुझे बचा सकता है और यही वो कार्ड है, ये जो समझते हैं कि शायद मैं अगला इलेक्शन इसके ऊपर जीत सकता हूँ। ये जो चीज़ है कि बैरूनी एक्सटर्नलाइज़ेशन ऑफ थ्रेट करना करना इससे इमरान खान समझते हैं कि शायद वो जीत जाएँ। आप क्या समझते हैं कि पाकिस्तानी जो सियासत है या पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी ऑब्जेक्टिव है या पाकिस्तान की जो रियासत को इससे क्या नुकसान पहुँच सकता है? उधर से रशिया ने जो है वो अमेरिका पे इल्ज़ाम लगा दिया कि आप चाइना पाकिस्तान में मेडलिंग कर रहे हैं। चाइना में देख रहा था ग्लोबल अफेयर्स में उसने एक आज आर्टिकल लिखा और कहा जी कि देखिए अमेरिका पाकिस्तान में रिजीम चेंज की पॉलिसी कर रहा है। तो ये अब चाइना अमेरिका के ऊपर प्रेशर पड़ेगा जब तो वो ज़ाहिर बात है वो और प्रेशराइज़ हमें करेंगे और या स्क्रू कर सकते हैं। एफएटीएफ है, आईएमएफ है, बहुत कुछ है। आप कैसे देखते हैं अमेरिका का साथ ये जो हेड ऑन करना है, क्या अमेरिका पाकिस्तान को पनिश कर सकता है या अमेरिका देखेगा कि पाकिस्तान के बाकी स्टेक होल्डर की क्या व्यू है, जिस तरह बाकी सियासी जमातें हैं या फौज है, वो इसको किस तरह देखते हैं कि बस ठीक है ये एक इंडिविजुअल पॉलिटिकल पार्टी की ओपिनियन थी, इनको स्क्रैप कर दें। आप इसको किस तरह देखते हैं इस हवाले से? देखिए, एक तो जो आपने चाइना की या रूस की तरफ से जिस किस्म की स्टेटमेंट्स आ रही हैं, उनकी बात की, वो तो वो उसपे वो लेमैन्स लैंग्वेज में मैं यही कह सकता हूँ, मैंने ट्वीट भी किया था इस पर कि उन्होंने ये समझा है शायद कि पाकिस्तान में तंदूर जो है वो दहक रहा है, तो हम भी जाके अपनी रोटियाँ लगवा लें, जैसे हमारे यहाँ मोहल्लों में होता है। वो भी उससे ज़ाहिर है अपना पॉलिटिकल माइलेज ले रहे हैं, क्योंकि अमेरिका के साथ उनके भी ताल्लुकात कोई इतने अच्छे नहीं हैं। हमारा तो इश्यू ही डिफरेंट है, हमारे तो बुरे ताल्लुकात उस तरह से हैं ही नहीं अमेरिका से। ये ठीक है कि एक सरमोरी जो बाइडेन की तरफ से ज़रूर दिखाई गई है, उन्होंने डायरेक्टली राब्ता नहीं किया है इमरान खान से जब से वो इक़्तिदार में आए हैं, लेकिन जो सरफेस लेवल पर वज़ीर ख़ारिजा के लेवल पर या दूसरे जो वफ़ूद का तबादला है, वो तो मुसलसल होता रहा है। जिन डोनाल्ड लू की इस वक़्त बड़ी तशहीर हो रही है कि जी वो हमारे खिलाफ पैगाम लेकर आए थे, उन्हीं को अगर 7 मार्च को खत आया था तो हम उसके बाद सफारत खाने में भी इनवाइट कर रहे थे, हम अमरीकी ओहदेदारों को ओआईसी की मीटिंग में भी इनवाइट कर रहे थे, तो हमने क्यों उनसे एहतजाज नहीं किया या ये हमने ये ज़रूरी समझा कि नहीं हम इस खत को जो है वो बिल्कुल पी जाएँगे। फिर उसके बाद जब आप बात करते हैं कि इससे क्या कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं, मेरा ख्याल है कि इमरान खान साहब ने, जैसे मैंने पहले कहा, ये सोच लिया है कि
मुझे अपना अगला टेन्योर सिक्योर करना है और उनका ये ख़्याल है कि वो सिर्फ़ इस बुनियाद पर हो सकता है और वो बड़ी शदीद गलतफ़हमी का शिकार हैं, क्योंकि दुनिया में कहीं भी कोई भी इलेक्शन हो, वो इश्यूज़ पर नहीं लड़ा जा सकता। लोग लोकल इश्यूज़ पर, इकोनॉमी के इश्यूज़ पर जो उनके रोज़मर्रा के मसाइल हैं, उनकी बुनियाद पर वोट देते हैं। उन्हें इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि अमेरिका आपके खिलाफ साजिशें कर रहा है या कोई और मुल्क कर रहा है, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर जिस तरह का एक एंटी अमेरिकन सेंटिमेंट रहा है बड़े लंबे अरसे से, लोगों को आप जाके ये बताएंगे, लोग कहेंगे ये कौन सी नई बात है, ये तो वो पहले भी करते रहते हैं। तो उसके बाद बात आएगी, ये जो एक अभी ये इमरान खान साहब के हामियों के अंदर एक जो यूफोरिया है, जो एक एक्साइटमेंट है, ये कुछ दिनों में सबसाइड होगी। जब तक इलेक्शंस की बारी आएगी, फिर सवाल कारकर्दगी पर होगा और सवाल उन बेसिक इश्यूज पर होगा कि आपने लोगों को दिया क्या आपने 3.5-4 साल में। अगर सुप्रीम कोर्ट कोई ऐसा फैसला देती है जिसके बाद इलेक्शंस की तरफ चीजें जाती हैं, आज ही की खबर है कि जो हमारा ट्रेड डेफिसिट है वो 9 महीने की बुलंद तरीन सतह पर पहुंच गया है तारीख में, पिछले 9 माह के अंदर। फिर आपका वो जो ये पावर सेक्टर की तरफ जो आपने अदायगियाँ करनी होती हैं, वो बढ़ती जा रही हैं। आपका जो इम्पोर्ट्स हैं, वो बहुत ज़्यादा हेवी होती जा रही हैं, जिनका प्रेशर आपके ये तजारती खज़ाने पर आ रहा है। उसके बाद अब आपके पास लोड शेडिंग दोबारा से शुरू हो गई है, जिसकी वजह से आपकी ये जो इंडस्ट्री चल रही है, इस पर प्रेशर आएगा। फिर कीमतें जो हैं, इन्फ्लेशन वो आपके कंट्रोल में नहीं आ रही। उसके बाद फिर अगर आप बात करते जाएँ, मतलब इतनी चीज़ें हैं जो इकोनॉमी को अगर आप सामने रखें और बेंचमार्क बनाएँ, तो इमरान खान साहब की परफ़ॉर्मेंस पूरे साढ़े 3-4 साल में दावों के बावजूद कोई इतनी अच्छी नहीं रही है। इसीलिए मैं समझता हूँ कि ये सिर्फ़ जो वो बयानात दे रहे हैं, ये कोई गुस्से में नहीं दे रहे, ये बड़ी सोची-समझी स्ट्रैटेजी है, क्योंकि वो चाहते हैं कि नैरेटिव ऐसा बनाया जाए कि उनकी परफ़ॉर्मेंस पर कोई बात ही ना करे, और अगर कोई बात करने की कोशिश करे, तो वो फ़ौरन ये कह सकें कि देखें, ये गद्दार हैं और मुल्क के खिलाफ हैं, इसलिए ये इस तरह की बात कर रहे हैं। उन्हें ये एहसास नहीं है कि अगर वो रेजीम चेंज करना चाहते हैं, और इतना मज़ाक़ा ख़ेज़ उनका ये सारा जो बयानबाज़ी है वो है कि एक तरफ आप कह रहे हैं कि अमेरिका मुझे हटाना चाहता था, दूसरी तरफ आपने खुद अपने हाथ से अपनी हुकूमत ख़त्म कर दी है, तो अमेरिका का तो मकसद आपने खुद पूरा कर दिया। आप तो अगर कॉन्फिडेंट थे कि अदम एतमाद में आपके पास नंबर्स हैं, तो आप उसका सामना करते। आपको क्या ये गारंटी है कि अगले इलेक्शंस में आप दोबारा आ जाएँगे? आप दावे तो कर रहे हैं, लेकिन हो सकता है कोई और हुकूमत आ जाए, तो फिर तो एक्चुअली आप उस कॉन्स्पिरेसी का पार्ट बन गए हैं। फिर उनको ये एहसास नहीं है कि इस रेटरिक को वो जितना बढ़ाते जाएँगे, वो आर्गुमेंट जो वो टीएलपी के सामने फ्रांस के सफीर के केस में पेश कर रहे थे, अगर फर्ज करें कि अमेरिका को पाकिस्तान में रेजीम चेंज करना हो या पाकिस्तान को तंग करना हो, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात बढ़ानी हो, तो क्या उनको खत लिख के ये पैगाम देने की ज़रूरत है? अमेरिका आपका सबसे बड़ा डिफेंस पार्टनर है, सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है, सबसे ज़्यादा रेमिटेंसेस अमेरिका से, गल्फ के बाद अमेरिका से जाती हैं पाकिस्तान में। उसके बाद उनका इन्फ्लुएंस एफएटीएफ पे है, उनका इन्फ्लुएंस जो है वो आपके आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक पे है। वो सिर्फ थोड़ा-सा वहाँ पे अगर मैनूवर करें, तो आपके तो वैसे ही घुटने टिक जाएँगे। आप इस हद तक फाइनेंशियल स्क्वीज़ का शिकार हो जाएँगे कि आप कुछ करने के काबिल ही नहीं होंगे, तो उसके बाद फिर आप अपने मुल्क के अंदर बैठ के बड़के मारते रहें। लेकिन ऐसी कोई चीज़ वो नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब ये है, और मैंने यहाँ रह के देखा है, मैंने रिपोर्ट किया है, मैंने बहुत से लोगों से बात की है यहाँ पे। हमारे यहाँ ये पैरानोया जो है, जिसको सियासतदान अपने मखसूस मकासद के लिए इस्तेमाल करते हैं, अमेरिका के अंदर इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। ये ठीक है कि एक हिस्ट्री है और उन्होंने दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक में इस तरह के काम किए हैं, लेकिन उसका बैकग्राउंड और उसका जो कॉन्टेक्स्ट है वो बिल्कुल डिफरेंट था। हमारे यहाँ इस तरह की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब जो हैं, अब ज़ाहिर है एक और ट्रैक पे चले हुए हैं, उन्हें और कोई चीज़ समझ में नहीं आ रही थी, इसलिए उन्होंने सारा कुछ दाँव पर लगा दिया है अपनी बात को। मैं समेटते हुए ये ज़रूर कहूँगा, जो आपके सवाल का प्रेमिसेस था, कि इमरान खान साहब इन ताल्लुकात को उस हद तक ले जाएँगे जहाँ पे कोई भी नई हुकूमत होगी, उसके लिए इसको रिपेयर करने में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, क्योंकि हम जब भी दुनिया के ममालिक से
बात करते हैं या अपनी खारजा पॉलिसी की बात करते हैं, तो सबसे बड़ा सवाल जो आके खड़ा होता है वहाँ पर वो कंसिस्टेंसी का है, क्योंकि चाहे इंडिया हो या अमेरिका हो या दूसरे ममालिक हो, वो हमेशा ये कहते हैं कि जी आपकी पॉलिसी जो है वो लोग बदलने से चेंज हो जाती है। आर्मी चीफ बदलता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है। वज़ीर-ए-आज़म बदलता है, पॉलिसी चेंज हो जाती है, कंसिस्टेंसी तो कोई है ही नहीं। हम अगर कोई प्लान बनाएँ तो वो किस बुनियाद पर बनाएँ, बात करें तो किससे करें? सो ये वो मामलात हैं जो बायपार्टिज़न होने चाहिए, और सियासी जमातों को ये समझना चाहिए कि ये मामलात आपके जो लोकल पेटी पॉलिटिकल इंटरेस्ट हैं, उनसे मावरा होते हैं। लेकिन अलमिया ये है कि ये सियासतदान ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं होते। बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये सबक सीखने के लिए तैयार नहीं है। अच्छा और इसका ज़ाहिर बात है इसका जो कॉस्ट है वो रियासत पे करती है, अवाम पे करती है और ये तो आज आए, कल आए, चले गए। इनका क्या है, ये तो कोई पासपोर्ट पकड़ेगा, इंग्लैंड बैठ जाएगा, कोई कहाँ बैठ जाएगा, अवाम ने इसको बर्दाश्त करना है। आखिरी एक छोटा-सा सवाल करना चाहता हूँ डॉक्टर साहब आपसे। इमरान खान साहब ने एक टर्म यूज़ करनी शुरू कर दी हुँ। गद्दार। अगर आपको याद हो कि जिस दिन वो नो कॉन्फिडेंस मोशन उसके ऊपर वोटिंग होनी थी, तो फवाद चौधरी बोले, फिर वो जब डिप्टी स्पीकर बोले, तो उन्होंने शुरू कर दिया अमेरिका का जो यार है गद्दार है। उससे पहले नवाज शरीफ इमरान खान साहब की पार्टी ये नवाज शरीफ साहब के लिए लेते थे, मोदी का जो यार है गद्दार है। हुँ। नॉर्मली ये जो ट्रेटर, गद्दार, ट्रीज़न जो था ये नेशनलिस्ट पार्टीज़ के बारे में इस्तेमाल किया जाता था, ताकि वो अमूमन आपको पता है वो स्टेटस को चैलेंज करना चाह रहे थे वो और ये कहा जाता था कि ये पार्टीज़ मेनस्ट्रीम ना हो। हुँ। लेकिन अब ये जुमला इतना आसान है, ये गद्दार है, ये गद्दार हैं, ये जो ट्रेटर है। अब ये जो लफ्ज़ है, इसका आप क्या समझते हैं? पाकिस्तान को इसका क्या नुकसान हो सकता है? और शाह महमूद कुरैशी से पूछो कि भई आपकी असेंबली में कहा गया जो अमेरिका जो है वो गद्दार है, अमेरिका का जो यार है वो गद्दार है। आप भी ये कहेंगे? वो कहते हैं मैं ज़िम्मेदार पोज़ीशन पे हूँ, मैं कोई इस तरह की बात नहीं करूँगा, वो आपको पता है वो फिर डिप्लोमेट बन जाते हैं। आप ये बताएँ पाकिस्तान को एज़ ए होल ये जो बयानिया है गद्दार का, ठीक है? आप मैंने अपनी फ़ेसबुक पे, ट्विटर पे कुछ लगाता हूँ, आप भी लगाते हैं, लोग कहते हैं नीचे हो गद्दार हो, तुसी ते गद्दार हो। ये जो बयान है इसका कितना को नुकसान हो सकता है और कल को ये ना हो लोग सड़कों पे एक-दूसरे को मारना शुरू कर दें, कोई किसी को कुछ कहना शुरू कर दे, जितनी नफ़रत फैलाई है, इसको आप क्या समझते हैं हमारे मुआशरे का इसको क्या नुकसान हो सकता है? और अगर हमें बता सकें कि माज़ी में भी इसका हमें बड़ा नुकसान हुआ है और हमारी जो नेशनलिस्ट पार्टीज़ हैं वो कभी मेनस्ट्रीम उस तरह नहीं हो सकी। देखें चीमा साहब, ये इसका नुकसान हो चुका है, हो रहा है नहीं है, या होगा की बात नहीं है, हो चुका है। वो जो अंग्रेज़ी में कहते हैं कि पैट्रियटिज़्म इज़ द लास्ट रिफ्यूज ऑफ अ स्काउंड्रेल, मैं उसमें रिलिजन को भी साथ शामिल करता हूँ, और इन दोनों चीज़ों का हमने इतना बेदरेग इस्तेमाल किया है अपने मुल्क में कि पाकिस्तान बनने के बाद ही हमने सबसे पहले जो है वो फातिमा जिन्ना पर अयूब खान ने गद्दारी के और इस किस्म के फतवे लगाने शुरू कर दिए। उसके बाद हर सियासतदान और हर डिक्टेटर ने इसको इस तरह से इस्तेमाल किया है कि जो मेरे व्यू पॉइंट से इत्तेफाक नहीं करता, इसका मतलब है कि वो गद्दार है और वो स्टेट के खिलाफ है। और अगर वहाँ भी बात नहीं बनी तो आपने फिर उस पर काफ़िर होने के और ब्लास्फेमी के इल्ज़ामात लगाने शुरू कर दिए और फतवे बाँटने शुरू कर दिए हैं, और उसकी वजह से हालात यहाँ तक पहुँचे हैं अब आपके मुल्क में, जहाँ अब इतनी पोलराइज़ेशन आप देख रहे हैं कि लोग किसी दूसरे की बात सुनने को तैयार ही नहीं हैं। वो एक माय वे और द हाईवे वाला एटीट्यूड जो है वो लोगों के अंदर आ गया है। हालाँकि कोई ये समझने को तैयार नहीं होता कि सियासी लीडर जो हैं या सियासी राय जो है वो कोई हदीस नहीं होती, वो कोई पैगंबराना किसी पेडेस्टल पर नहीं बैठे होते, वो सियासी लीडर वो गलतियाँ भी करते हैं, उनसे लोग डिसएग्री भी कर सकते हैं, उन पर तनकीद भी हो सकती है, लेकिन उस तनकीद का मतलब ये लिया जाता है कि जी आप मेरे लीडर पर अगर तनकीद कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आप स्टेट के खिलाफ हैं। अब अगर इसको सही समझ लिया जाए तो फिर एक माशरे के अंदर जो डाइवर्सिटी होती है, जो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होता है, जो उसके हेल्दी होने की निशानी होती है, वो कैसे होगा? वो क्रिटिकल थिंकिंग कहाँ से पैदा होगी लोगों में? आप इमरान खान साहब अब जब नहीं आए थे इक़्तिदार के अंदर, तो वो बड़ी वेस्टमिनिस्टर डेमोक्रेसी की मिसालें देते थे, इंग्लैंड की मिसालें देते थे लोगों को कि वहाँ पर कैसे हुक्मरानों पर तनकीद होती है और कैसे हुक्मरानों से सवाल होता है। अब
सवाल वही हो रहे हैं जो उस वक़्त वो उठा रहे थे या उस वक़्त के हुक्मरानों के बारे में उठाए जा रहे थे। मसला ये है कि उस आईने के सामने आकर वो खुद खड़े हो गए हैं और जो चेहरा उसमें उनको नज़र आ रहा है वो बड़ा भयानक है, तो वो उनको अब पसंद नहीं आया और क्या हामी जो है वो लेकर दौड़ पड़ते हैं। और अब क्योंकि बात खाली उससे बन नहीं रही थी कि आप सोशल मीडिया पर मुग़ालज़ात बकें, अपने मुखालिफिन के खिलाफ, उनके खिलाफ ट्रेंड चलाएं, उन पर तनकीद करें, तो अब उन्होंने ये एक नया हरबा जो है वो ढूंढ लिया है कि जी आप गद्दारी के इल्जामात लगाएं आप लोगों पर। तो मैं इनसे ये सवाल करना चाहता हूँ कि जब आप इसको बतौर हथियार इस्तेमाल करेंगे तो फिर आप जो मजहबी जमातें हैं जो आपके खिलाफ फतवेबाजी करती हैं और उसको इस्तेमाल करती हैं आपके खिलाफ, उनको किस तरह से रोक सकेंगे आप? और जब ये काम शुरू होगा, जब हुकूमत में रहते हुए एक सियासी जमात इस किस्म का काम करती है, तो फिर आप अपने मुखालफिन को कैसे रोक सकेंगे? फिर तो ये फ्री फॉर ऑल हो जाएगा। तो मुझे तो ये नजर आता है कि ये जो इलेक्शन कैंपेन होने जा रही है आगे, ये बड़ी अगली और बड़ी ब्लडी कैंपेन होने जा रही है। इसलिए इमरान खान साहब को इम्कान बड़ा कम है कि उन्हें कोई समझ आएगी, लेकिन अगर आ सके तो वो यहीं रुक जाएं और इससे आगे ना जाएं, वरना उनकी अपनी जमात को तो इसका जो नुकसान होगा सो होगा, क्योंकि सीरियस वोटर जो है वो इसको पसंद नहीं करेगा बिल्कुल, लेकिन उससे आगे बढ़कर मुल्क को इसका बहुत ज्यादा नुकसान होगा। बिल्कुल सही कह रहे हैं कि मुल्क को नुकसान होगा, मुल्क के जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट है उसको नुकसान होगा और पहले भी बड़ा नुकसान हुआ है हमारा। लेकिन हम ना तो सबक सीखना चाहते हैं, हम तमाशा बनना चाहते हैं। आज हमारी मिसालें साउथ एशिया में डॉक्टर साहब श्रीलंका और पाकिस्तान की मिसालें दी जा रही हैं कि देखें म्यांमार के कैसे हालात हैं, श्रीलंका में क्या हालात हैं, पाकिस्तान के क्या हालात हैं और इतनी मिस इन्फॉर्मेशन की ये ज़माना है कि लोग मेरे एक दोस्त है रिटायर्ड है किसी इदारे से, तो उन्होंने मुझे अभी थोड़ी देर पहले एक मैसेज भेजा कि जी सिर्फ श्रीलंका और पाकिस्तान था जिन्होंने रूस जो है उसके खिलाफ वोट नहीं दिया था, तो इस वजह से ये जो है ना अमेरिका दिख रहा है। मैंने उनको एक ना इंटरनेशनल न्यूज़पेपर का लिंक भेजा। मैं कहा पाइन 35 मुल्क और भी सन नाल असी भी सन जिन्होंने अब्सटेन किया था। बस यही खुदारा इतनी मिस इन्फॉर्मेशन ना इसी फैलाएं। और ये हैरत होती है ऐसे लोगों को देख के कि ये इस किस्म के आईक्यू के साथ और इस किस्म की मालूमात के साथ कैसे-कैसे ओहदों पर सर्व करते रहे हैं। और वो क्या करते होंगे जब वहां बैठे हुँ, थे, इन्होंने क्या फैसले किए बिल्कुल। जिन्होंने हमारे इदारों को, हमारे इंडिविजुअल्स को, हमारे सिस्टम को क्या-क्या नुकसान पहुंचाया, वो तो अल्लाह ताला ही जानता है या पता नहीं जो उनसे इमीडिएटली जो उन पे डिपेंडेंट थे बिल्कुल उनके सही साथ कह रहे हैं। क्या हुआ। एनी हाउ थैंक यू वेरी मच डॉक्टर अवैस सलीम साहब सर फॉर योर टाइम एंड वैल्यूएबल एनालिसिस ऑन पाकिस्तान डोमेस्टिक पॉलिटिकल सिचुएशन। बहुत शुक्रिया।